हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है और हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस थ्योरी और लास्ट हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्या पढ़ना है, सम बेसिक प्रिंसिपल और उसकी टेक्निक्स पढ़नी है। देखो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन और अगले जो प्लस 2 के जितने भी चैप्टर है या फिर नीट के लिए या फिर जेई के लिए आप अगर तैयार कर रहे हो तो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आना, क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी ऑर्गेनिक है वो इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के करेंगे कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनना, सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है आपकी एनसीईआरटी, ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगर आपको अर्थ पे अपनी लाइफ सस्टेन करनी है तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में डील करना होगा एंड इंक्लूड ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेरिंग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये क्या बोल रहा है कि एक जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कौन करता है बेटा? आपके पास डीएनए करता है या फिर बेटा आरएनए, यही तो होते हैं जिससे पता करते हैं कि कौन किसका पेरेंट्स है। तो ये जो होता है डीएनए और आरएनए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए भी हमको ये चीजें स्टडी करनी है। सेकेंड बात ये क्या बोल रहा है बेटा, जो प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल कंपाउंड ऑफ आर ब्लड, ये बोल रहा है कि जैसे हमारा ब्लड में, मसल में और स्किन में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। और प्रोटीन किससे बना होता है बेटा? ये भी बड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। अरे देखो प्रोटीन भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, तो इसीलिए अगर हमको प्रोटीन स्टडी करना है तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आने चाहिए ना। अच्छा ऐसा क्यों है प्रोटीन हमको स्टडी करना है? भाई देखो ब्लड में प्रोटीन है, मसल्स में प्रोटीन है और स्किन में प्रोटीन है। देखो आपने देखा होगा अगर कोई बंदा जिम जा रहा है तो वो क्या करता है बेटा? प्रोटीन शेक पीता है कि नहीं? तो इसीलिए हमको ये प्रोटीन के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली बात ये क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर्स इन मटेरियल लाइक क्लोथ। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पे होते हैं? क्लोथ्स में भी होते हैं। जैसे वूल, अगर आपने देखा हो वूल, ठीक है, वूल के कपड़े होते हैं, इसमें भी बेटा प्रोटीन होता है। अभी बताऊंगा इसको मैं। नेक्स्ट ईयर हमारे पास एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा कि वूल में कौन सा प्रोटीन होता है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, फ्यूल। फ्यूल का क्या मतलब है? जैसे बेटा सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें क्या कहाँ से मिलती है बेटा आपको? ये भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अच्छा दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, पॉलीमर्स। पॉलीमर जैसे बेटा हमारे पास क्या होगा, पॉलीइथीन। पॉलीइथीन, पॉली का क्या मतलब है? बहुत सारे, इथीन का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा काफी सारी डाइज और मेडिसिन। मेडिसिन अगर कोई बेटा फार्मेसी करता है या फिर कोई एमबीबीएस करता है तो वहां पे उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में बहुत ज्यादा डील उसको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है। देयर आर, सुनना, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये बोल रहा है कि ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इसीलिए हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है। देखो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो वो बताएगा कि अभी तक एस्टिमेटली 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज करवा दिए जा चुके हैं। और 20 मिलियन की बात नहीं है, 20 मिलियन से रोज नए नए जो है वो डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो 20 मिलियन प्लस ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनते जा रहे हैं। तो देखो उनको याद करना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है, कि 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हो रहे हैं, इसीलिए उनको एक अलग ब्रांच में रख दिया जिसको क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। तो तुमने ये क्या बोला, देर आर एस्टिमेटली 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट द नंबर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू वन। अब कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हो रहा है। जैसे कि बेटा पेपर जो होता है उसमें क्या यूज होता है, सेल्यूलोज होता है। अच्छा नेल पेंट्स वगैरह होता है, जो भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होता है इसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। जैसे कैंडल है, कैंडल में क्या यूज हो रहा है बेटा, वैक्स यूज हो रहा है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई चीजें। दूसरा क्या है बेटा, फैब्रिक्स। फैब्रिक्स भी जैसे सेल्यूलोज हो गया, नाइलोन हो गया, रेयन हो गया, वुलन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गया, ये भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोप। सोप को आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये क्या होता है,
फैटी एसिड होता है ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे भी किससे होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। और बेटा गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो देखो इन इन चीजों के बिना लाइफ को सस्टेन करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास फ्यूल भी चाहिए होगा ना, क्योंकि हमको खाना भी बनाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाना है, हमको पेपर भी लिखना है। पेपर क्यों लिखना है, क्योंकि देखो हमको पढ़ना भी है। अच्छा नोट्स मतलब पैसे, अगर हमारे पास पेपर नहीं होगा तो उसको पैसे कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि जैसे फोटोस्टेट हमको काम में आता है, या आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल किसका है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। अब बात आती है सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग कहां से हुई थी। देखो स्टार्टिंग हुई थी 1780 में, जब आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज योर एंटोनी लेवोशियर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला देखो दो ही तरह के कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हुए बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पता क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सुनना, कंपाउंड्स लाइक यूरिया, sugar, oil, fat, dye, protein and vitamins which were isolated directly or indirectly from living organism such as animal, plants were called organic compound। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जो भी चीजें सिंथेसाइज होती है या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, उनको आपने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, देखो जो बुल होता है, बुल बुल और जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस ह्यूमंस जो होते हैं, उनके यूरिन में, ठीक है, उनके यूरिन में हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, यूरिया। तो हम लोग क्या है बेटा, लिविंग थिंग, हमारा जो यूरिन है उसमें क्या मिला हमको, यूरिया। तो ये भी क्या हुआ आज के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। अच्छा शुगर कहाँ से मिलता है, गन्ने से मिलता है, गन्ना भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑयल कहाँ से मिलता है, जिस भी चीज का ऑयल है वो तो वहीं से मिलता है। जैसे सरसों का तेल है वो सरसों से मिलेगा, कोकोनट ऑयल है वो भी कहाँ से मिलेगा, कोकोनट से मिलेगा। फैट्स जैसे घी, ठीक है, घी भी तो एक फैट है हमारे पास, घी, ये भी कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे बेटा प्रोटीन, प्रोटीन मान लो, प्रोटीन की जो ऑर्गेनिक सोर्स है वो क्या है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन का ऑर्गेनिक सोर्स क्या है बेटा, जैसे मीट है, ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं। अच्छा जो नहीं खाते हैं वो क्या होता है बेटा, एक मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, चीज हो गया। ये सारे कहाँ से मिलते हैं बेटा, आपको एनिमल से मिलते हैं, और कई प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होते हैं। तो ये मोटी मोटी सी बात ये सारी ये है कि जो हमारे पास लिविंग थिंग से हमको चीजें मिलती है उनको आज के बाद क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि बोर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है। अब ये नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सुनना, कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का क्या मतलब है, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, और दूसरा बेटा मार्बल्स, एलम, एलम का क्या मतलब है, जैसे पोटैश एलम। देखो जैसे अगर किसी ने फिटकरी यूज की हो तो आप उसको टेस्ट करना, नमक जैसा टेस्ट आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं कंपाउंड्स जो कि कॉमन सॉल्ट की तरह होते हैं। विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। देखो या तो पत्थर से वो निकला होगा, रॉक से निकला होगा, या जमीन के नीचे से निकला होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो उनको आप क्या बोलते हो आज के बाद, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो एक अलग ब्रांच में पड़ी जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सुनना बात को ध्यान से, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पे आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे आज के बाद, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जहां पे बेटा आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही डिफरेंस जो है वो बेसिक बनेगा आपका आगे आने वाली केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रही है जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को 1815 में दिया था बर्जीलियस ने, और अगर मैं डेट बोल रहा हूं तो डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या बोला था इन्होंने, 1815 में बर्जीलियस ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होते हैं। सुनना बात को ध्यान से, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग थिंग से ओरिजिनेट किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यूरिया होता है, यूरिया, तो ये कहां से निकलता है बेटा, यूरिन से निकलता है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो यूरिया है इसमें कोई वाइटल फोर्स होगी, वाइटल
फोर्स होगी। वाइटल फोर्स का क्या मतलब है, इसमें कोई जादुई शक्ति होगी या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं मिस्टीरियस फोर्स होगी, जिसको आप लैब में नहीं बना सकते। तो अगर आपने बॉटल में कोई केमिकल डाला है तो केमिकल तो ठीक है, क्या आप इसमें कोई मिस्टीरियस फोर्स डाल सकते हैं, क्या आप इसमें कोई वाइटल फोर्स डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम छोटे होते हैं पहले, जैसे आप लोग हैं बच्चे लोग, आप पहले फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में थे, फिर ऐसा ऐसा करके आप पिछले साल 10th में आ गए, और उसके बाद बेटा आप बड़े होके कॉलेज में चले जाओगे, तो आपके अंदर क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि ग्रो कर रही है समय के साथ में, ठीक है। तो उसको आपने क्या बोला, उसको बोला मिस्टीरियस फोर्स या फिर वाइटल फोर्स। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बर्जीलियस ने बोला कि जैसे यूरिया में, यूरिया कहाँ से मिलता है बेटा, यूरिन से, इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ वाइटल फोर्स होगा, तो उसको हम लैब में तो नहीं डाल सकते। आपने ऐसे थोड़ी है कि शीशी ले ली, उसमें कोई केमिकल डाल दिया और कोई वाइटल फोर्स डाल दिया और बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका बोलना क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिलते हैं लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग में होती है कुछ वाइटल फोर्स या फिर मिस्टीरियस फोर्स, जिसको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इनका ये कंक्लूजन था कि हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उसमें मिस्टीरियस फोर्स होती है, इसी वजह से उनको कभी भी हम लैब में तैयार नहीं कर सकते। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। It was believed that organic compound could only be produced under the influence of some mysterious force existing in living organism। ये क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में बना सकते हैं, मिस्टीरियस फोर्स या फिर वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बना सकते हैं, इसीलिए हम उनको लैब में तैयार नहीं कर सकते। सुनना बात को, दिस मिस्टीरियस फोर्स आर कॉल्ड वाइटल फोर्स एंड द थ्योरी वाज रेफर्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस मिस्टीरियस फोर्स को उन्होंने क्या बोल दिया, वाइटल फोर्स बोल दिया, और इसीलिए इस थ्योरी का क्या नाम हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, इन इन साइंटिस्ट ने आपकी ये थ्योरी प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट बात ये बोल रहा है, सिंस सच ए मिस्टीरियस फोर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो आत्मा है या मिस्टीरियस फोर्स जो है, ठीक है, इसको आप कभी भी लैब में तैयार नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि क्योंकि आप इसको आर्टिफिशियली बना ही नहीं सकते, ठीक है, आप आत्मा थोड़ी बना सकते हैं, तो कोई भी वाइटल फोर्स लैब में तैयार नहीं हो सकते, इसीलिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये था इनका वाइटल फोर्स थ्योरी का कंक्लूजन। अब इसका एग्जांपल देखिए, इन्होंने क्या बोला कि जैसे बेटा सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको कभी भी आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। तो ये बोलना था बेटा बर्जीलियस का, लेकिन इन्हीं के बात को गलत प्रूफ किया इन्हीं के स्टूडेंट ने। तो आओ चलो उसको भी चेक करते हैं। बच्चों, बर्जीलियस के स्टूडेंट थे हमारे पास वूलर। वूलर ने क्या किया, देखो, ऐसा बोलते हैं, मैं जस्ट आपको स्टोरी बता रहा हूं जो मैंने भी अपने टीचरों से सुनी है। देखो, ऐसा बोलते हैं कि जो वोलर जो है, वोलर वोलर ये क्या थे, ये इनके अंडर पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। अब इनके अंडर स्टडी कर रहे थे, किसके अंदर, बर्जीलियस के अंदर, बर्जीलियस के अंदर। तो बर्जीलियस ने इनको एक बारी बोला कि एक काम करो, आप क्या करो, यहाँ पे जो ये है ना NH4CN, आप इसको हीट करो, ठीक है, आप इसको हीट करो। थोड़ा सा इसको हीट करना था, तो ये आपके पास कौन से कलर का होना था, ये ब्लैक कलर का होना था, समझ में आ गई। हीट करने के बाद ये कौन से कलर का होना था, ब्लैक कलर का। लेकिन बोलते हैं उस टाइम पे वोलर जो थे वो सो गए थे, लेकिन कुछ एक घंटे बाद जब आपके पास वोलर नींद से उठे, जब वो जागे, तो उन्होंने देखा यार ये तो ब्लैक कलर का होना चाहिए था, लेकिन अब ये कौन से कलर का हो रहा है, ये तो आपके पास व्हाइट कलर का हो गया। तो वो डर गए, तो उन्होंने बोला यार ये तो ब्लैक कलर का होना था, लेकिन ये कौन से कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा दिमाग लगाया, यार अगर कलर चेंज हुआ है तो क्या पता ये कोई नया सब्सटेंस बन चुका होगा। और जब उन्होंने चेक किया कि ये कौन सा सब्सटेंस है, तो वो हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया उनको, यूरिया। और उनको पता था यूरिया कहाँ से मिलता है बेटा, ये आपका यूरिन से निकलता है। कहाँ से? यूरिन से। तो इसीलिए ये हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि लिया क्या था उन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको क्या मिला, यूरिया मिला, जो कि खुद में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने अपने ही टीचर की गलत प्रूफ कर दी कि और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो आओ इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वोलर एक्सीडेंटली प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, जो कि उन्होंने यूरिया बनाया। तो एक्सीडेंटली वही मैंने आपको बता दिया, ये सो गए थे, एक्सीडेंटली क्या मिल गया, व्हाइट कलर का कंपाउंड मिल गया, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर में ऐसे आता है कि कौन सा ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया था। तो वो कौन सा था बेटा, यूरिया। In 1828, a German chemist
वोलर ऑब्टेन ए यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में उन्होंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। एक्चुअली वोलर ट्राई टू प्रिपेयर अमोनियम साइनेट, हाउएवर ही गॉट एन यूरिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैन एंड अदर मैमल। तो ये मैंने आपको बात अभी एक्सप्लेन कर दी। तो एक्चुअल में वो तो क्या कर रहे थे, वो तो कुछ और बना रहे थे, लेकिन ओवर हीटिंग की वजह से ये क्या बन गया, एक कोवलेंट कंपाउंड बन गया। देखो यहाँ पे ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, कैसे पता चला, इनके बीच में बना था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो जब आपने इसको हीट किया, यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड बना जिसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। अरे कोवलेंट बॉन्ड तो किसके अंदर होते हैं, ये तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं। तो इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, क्या होता है बेटा, अमोनियम NH4 और यहाँ पे साइनेट CNO। अमोनियम साइनेट को जब आपने हीट किया तो आपके पास क्या मिल गया, एक व्हाइट कलर का यूरिया, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये आपके पास क्या था बेटा, यूरिया। अच्छा, यूरिया का बेटा फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके +1 और +2 में इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ये तो आपको जनरली याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया था। तो ये तो स्टोरी थी बेटा आपके पास वूलर की। लेकिन इसके बाद जो थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लैब में बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। एक के बाद एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो लैब में सिंथेसाइज करवाए जा रहे थे। जैसे कि synthesis of urea organic compound first time in the lab by Wöhler and synthesis of acetic acid by Kolbe। कोलबे ने क्या किया, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एसिटिक एसिड को कहां पे बना दिया, लैब में बना दिया। तो सबसे पहले कौन था, यूरिया, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, कोलबे, जिसने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या हुआ, मीथेन। मीथेन कहां पे मिलता था बेटा, लकड़ियों में मिलता था, और लकड़ियां क्या थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको किसने बनाया, बार्थेलॉट ने। show that organic compound can be synthesized from inorganic sources in the laboratory। तो ये सारी बात उन्होंने अपने मास्टर की गलत प्रूफ कर दी। अब देखो एनसीईआरटी में जो अभी तक हमने समझा उसके बारे में क्या लिखा है, तो चलिए इसको रीड मारते हैं। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑब्टेन 200 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 200 साल पुरानी है। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, ये बहुत पुराने सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ आपकी 200 साल पुरानी है। तो अराउंड 1780 केमिस्ट बिगन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। तो मैंने आपको बता दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है, जो बर्जीलियस ए स्वीडिश केमिस्ट प्रपोज दैट वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने क्या बोला था, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए। हाउएवर दिस नोटेशन वाज रिजेक्टेड इन 1828 व्हेन वोलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनेट अभी हमने किया, ठीक है, इसको हमने हीट करने के बाद क्या बन गया था हमारे पास, यूरिया। अब देखो इसको इन्होंने ऐसे लिखा है, अभी तो हम सीखेंगे ना इसको कैसे लिखते हैं, लेकिन आप या तो आप पीछे वाला लिखो या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा NH2 और यहाँ पे भी क्या आएगा NH2। जो CU है वो मैंने खोल के लिखा है। The synthesis of acetic acid by Coolbase in 1845 and the methane by Bartlett in 1854 show that conclusively that organic compound could be synthesized फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन लैब। तो इसके बाद हमें ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों से नहीं मिलता है, वो हमें कहां से मिल सकता है, वो हमें लैब में इनऑर्गेनिकली सिंथेसाइज भी हम उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो थी, जो हमें किसने दी थी बेटा, हमें दी थी फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, जो कि लिविंग थिंग से मिलते हैं। लेकिन वो तो बात गलत होगी ना, तो इसीलिए हमारे पास अब नई डेफिनेशन आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और वो क्या होती है, चलिए चेक करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी थी वो क्या थी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो कि लैब में सिंथेसाइज नहीं करवाए जाते, वो हमारे पास कहां से निकलते हैं, वो हमारे पास लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन हमने तो उसको लैब में भी बना दिया। तो अब जो है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन आई, तो वो क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा कभी भी आपको कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे या तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में बता रखा है कि एलिमेंट नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन नेसेसरी होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। सुनना, हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोजेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सारे भी आपके पास हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स।
तो सुनना, अगर हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ में अगर ये वाले एटम्स भी होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, देयर डेरिवेटिव्स। जैसे बेटा यहाँ पे चेक करते हैं कौन आपके पास हाइड्रोकार्बन, कौन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सुनना बेटा, जैसे CH4 है, अब CH4 का क्या है बेटा, यहाँ पे H, तो यहाँ पे CH है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। दूसरा बेटा C2H6, ये भी तो आपके पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। C5H12 है, ये सारे आपके पास क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टिक मारता हूँ, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी है, ये भी है। अब CCl4, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है और Cl है। अरे यहाँ पे तो कोई भी एक भी CH बॉन्ड हमको नहीं दिख रहा है, तो ये आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे CHCl3, देखो यहाँ पे क्या है, सारे CCl4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन तो कम से कम आ रहा है ना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Cl और Cl, एक CH आए कि नहीं, उसके बाद बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो मर्जी हो, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, तो इस पे भी टिक लगेगा। अगली बात आती है CH3CN। अब ये जो है CH3CN, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो ये आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसके साथ में क्या लगा है, CH3, ये हाइड्रोकार्बन लगा है, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट बेटा ग्लूकोज, जो C6H12 ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, इसको नेक्स्ट ईयर बायोमोलिक्यूल जब आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी आपके पास क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होता है। नेक्स्ट बेटा CO2, देखो CO2 पे तो कट लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, एक भी CH का बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट CH2, सिमिलरली बेटा CH2, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे भी कोई CH बॉन्ड नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अगली बात वाटर, देखो वाटर में तो कोई भी CH बॉन्ड है ही नहीं, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो मेन बात अगर मैं लास्ट में आपको बताऊं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल कंडीशन में होगा, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, फॉस्फोरस और सल्फर और भी एटम या उनके मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं तो उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया मीथेन, मीथेन मतलब CH4, अगर आप इसका हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड जो है वो वेकेंट होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन और इसको बोलेंगे इसका रेडिकल। रेडिकल का क्या मतलब है, इसकी पूरी वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे CH4 और एक वैलेंसी यहाँ पे और बन सकती है। अब मान लो अगर यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव मैं लगा रहा हूं, या तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का या फिर हेलोजन का, तो मैं क्या करता हूँ, हेलोजन का लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Cl, इस फोर्थ वैलेंसी की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, Cl, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 और यहाँ पे Cl। तो ये आपके पास क्या था, हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन गया तो बना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास एक और एटम आ गया, नया एटम आ गया, हेट्रो एटम आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो कभी भी CHRH होता है, आर का क्या मतलब है, कार्बन, यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया और इसको बोला H, अगर ये जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल, और इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन ग्रुप आता है, कोई भी Z चीज अगर हमारे पास आती है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसको भी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। देखो हमारे पास, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमको हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, मतलब कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन मेन बात ये है कि हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी इसमें क्या खास बात है कि जो 118 पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट अलग होगा और बाकी सारे 117 एलिमेंट आपके अलग हो गए। ऐसे भी क्या खासियत है इस कार्बन की कि इसने पूरी एक अलग ही केमिस्ट्री बना दी, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इसको चेक करते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। देखो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है या करेक्टरिस्टिक है वो है इसकी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। देखो जो कार्बन होता है, कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो उसका क्या मतलब है, 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या आएगा, 2p2 आएगा। इतनी मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 2, तो ये कितने आ गया, 6 आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में जब भी बॉन्डिंग होती है तो सिर्फ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का क्या मतलब है, जो बाहर वाली शेल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2s2, और यहाँ पे कितने 2p2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 1
2, तो ये आपके पास हो गया। ये इसकी कौन सी होती है बेटा, ग्राउंड स्टेट। लेकिन एक मिनट, आपके पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर है। लेकिन क्या होता है बेटा, इनके बीच में गैप बड़ा कम होता है, तो इसीलिए ये आगे को क्या करता है, एक्साइट कर देता है, ट्रांजिशन कर देता है। तो यहाँ से यहाँ को ये एक्साइट कर देगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अनपेयर, यहाँ पे भी अनपेयर, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अनपेयर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो सुनना, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड बट इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट थी ना, लेकिन इसकी ये है कौन सी है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर है, इसीलिए कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड ये बनाता है। 4 कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ये आपका बना रहा होता है। कार्बन, सुनना, 4 बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये क्या बोल रहा है, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। अब वो सारे सिंगल भी हो सकते हैं, वो बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और वो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली खास बात क्या है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इट कैन बी और सिग्मा बॉन्ड, इट कैन बी और पाई बॉन्ड। अगली हमारे पास जो खासियत आ रही है बेटा, वो है कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब कार्बन की एक और खासियत है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है बहुत अच्छे से, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। देखो, सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पे ये है, डबल बॉन्ड जैसे ये है, और ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि ये है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लिया करो, बना लिया आपने। अब सुनना, आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड को पूरा करना है। तो इस कार्बन का अगर मैं चेक करूं तो एक बॉन्ड बना है, तो 2 3 4, इसका एक बॉन्ड बना है, 2 3, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे इसके 4 4 बॉन्ड बन गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन के कितने बेटा, 1 2 3 और 4, तो इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, आपको कैसे चेक करना है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके कितने बॉन्ड बने बेटा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने, तो 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 एंड 4, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास आ गया हाइड्रोकार्बन हो गया, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन हो गया। तो कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, और सिमिलरली बेटा कार्बन आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो बेटा एक ही बॉन्ड बचा है 4 बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन आपके पास सबसे पहले तो 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर 4 बॉन्ड की बात आ रही है तो वो 4 बॉन्ड अपने सिंगल बॉन्ड से भी पूरे करता है, डबल से भी पूरे कर लेता है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी पूरे कर लेता है। तो कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। लास्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ रही है वो है इसकी कैटिनेशन। मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों, देखो आपके पास प्रोटीन्स है, आरएनए है जो हमने पहले लेक्चर में देखा, डीएनए है, और अगर मैं खासियत आपको बताऊं, जो भी आपके पास यूज में आ रहा है, जैसे पॉलीमर यूज में आ रहा है, वो हमेशा कैसे होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पॉलीमर हो गया, पॉलीमर हो गया, ये कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन। अब बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि एक ही चीज रिपीट की होगी बहुत बारी, तो उसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन। तो सुनना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा आप, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन कार्बन बहुत अच्छे से शो करता है। क्यों, क्योंकि कार्बन के बड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये है। अब वो कैसे कैसे कर सकता है बेटा, स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, और वो साइक्लिक फॉर्म में भी कर सकता है। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, सीधा 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 कार्बन जुड़े हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, कार्बन की सीधी सीधी चेन के साथ में एक ऊपर है और एक नीचे भी है, तो यहाँ पे ऐसे करके भी आपके पास ब्रांचिंग हो सकती है। और बेटा अगली चीज, साइक्लिक सिस्टम, यहाँ पे क्या होएगा, फर्स्ट एंड जब दूसरे एंड से जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि साइक्लिक भी हो सकता है। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ये कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और 6 कार्बन को जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने 6 और फर्स्ट कार्बन को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, साइक्लिक सिस्टम बन गया है। तो हमारे पास इसकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने बोला कैटिनेशन। तो इन 3 प्रॉपर्टी की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, जिनको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला टॉपिक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। यहां से भी क्वेश्चन आता है आपके नीट जेई और बोर्ड्स में, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है उसके पास सिर्फ क्या होता है, एक एस होता है और एक पी होता है। यहाँ पे डी की एब्सेंस होती है, इसीलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो एस और पी की वजह से आती है। तो एक हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है sp3, दूसरी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2, और तीसरी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp आती है। इनऑर्गेनिक की तरह यहाँ पे बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आती है sp3, उसके बाद आता है sp2 और उसके बाद आता है sp। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलेंगे। जो आपको मैं रूल बताऊंगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कभी आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है sp3। अगर देखो, अगर जिस भी कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, अगर उसके सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं या फिर सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, sp3 कार्बन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन है, सिंगल 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 है, और कार्बन है, सिंगल 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 है। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो उस तरह का कार्बन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो चलिए चेक करते हैं जरा यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है। देखो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करूं तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, सुनना, एक तो आपके पास ये है सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 7 सिग्मा बॉन्ड है। अब बात अगर आती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी है, और वो होती है टेट्राहेड्रल। जब भी कभी sp3 कार्बन होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, टेट्राहेड्रल। अब बात आती है इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो बेटा टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट्स। तो इतना इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल। अब अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कि कार्बन से कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन से हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो बेटा उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये आपको एग्जैक्ट तो याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, उसको आपने ध्यान रखना है। अगली बात हमारे पास आती है sp2 हाइब्रिडाइज। देखो अगर आपके कार्बन के पास जिसकी भी आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, अगर उसके पास एक पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड अगर आपके पास है, तो उस कार्बन को आप क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। जैसे बेटा इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, सुनना, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड होता है दैट इज योर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, कार्बन से कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इस कार्बन को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो मैंने बोला कार्बन विद वन पाई बॉन्ड, तो वो किसी के साथ में भी होता है, जरूरी नहीं है कार्बन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक बेटा आपके पास पाई बॉन्ड है। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है sp2 की ज्योमेट्री या फिर इसकी शेप क्या होती है बेटा। इसकी ज्योमेट्री जो हमारे पास होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे बी होता है और यहाँ पे बी होता है। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम है, और साइड में आपके पास क्या है, दूसरे एटम्स जो है वो लगे हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। तो बेटा sp2 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है sp2, लेकिन बेटा इसकी शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि यहाँ पे मान लो इसको कोई भी एक एटम मान लो, इसको इसको, तो ये कौन सा है बेटा, ये 120 डिग्री वाला है। तो इसीलिए इस कार्बन का हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आती है। नेक्स्ट बात आती है इसकी बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की। अब आप चेक करो, अगर कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो पक्का लंबा होगा, और कितना होगा, 154 1.54 एंगस्ट्रॉम के करीब होगा। लेकिन अगर बेटा डबल बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड की लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगली बात आती है बेटा sp हाइब्रिडाइज की। sp हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन कब होता है, देखो जब कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड होते हैं तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। फॉर एग्जांपल, अब वो दो पाई बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, एक सिंगल बन जाए और दो डबल बॉन्ड बन जाए, या तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ में हो जाए, एक पाई बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ में हो जाए। तो यहाँ पे हमको मतलब सिर्फ किससे बेटा, दो पाई बॉन्ड से, एक ऐसे और एक ऐसे भी हो सकता है, और एक बेटा ऐसे और ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास पाई बॉन्ड है, और ये वाला भी मेरे पास क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। और जो इनके बीच में पहला बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आप सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारे पास ये वाला क्या था, ये वाला पाई बॉन्ड था, और ये वाला सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसकी बात बताऊं तो आपके पास 1 2 3 मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, और ये दो मेरे पास क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूं इस कार्बन को बेटा, इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, sp हाइब्रिडाइज। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके पास तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं sp2, और इसको भी क्या बोलूंगा मैं, sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। देखो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, और ये वाला आपके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला भी आपके पास क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात, अगर मैं बात को ध्यान से चेक करूं, यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है वहां पे ज्योमेट्री कौन सी होती है या फिर शेप कौन सी होती है बेटा, लीनियर शेप हमारे पास होती है। और बॉन्ड एंगल कितना है बेटा इसका, 180 डिग्री। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे तो इनकी बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी और वो कितनी हो जाती है, 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने जो बोला था आपको कि डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको उसका ऑर्डर याद करना है। देखो बेटा, सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, और उसके बाद कौन होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। इनकी करीबन 1.34 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है और यहाँ पे 1.24 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस आसपास का डाटा ही है। अब हमें सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 8.1 देखनी है इस चैप्टर की। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको ये लिखने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए ये मैंने पहले नहीं लिख के रखा था। इसी से देख के मैं आपको यहाँ पे लिखना भी सिखाऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं। तो आपके प्रॉब्लम नंबर 8.1 में क्या बोला है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये वाला क्वेश्चन आपकी नीट में बहुत बार रिपीट करता है और आपके बोर्ड्स में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ए को मैं एनलार्ज करके लिखूं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है बेटा, यहाँ पे सी एच है, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन है। बेटा अगर इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है तो आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना। देखो सबसे पहले मैं इस चीज को कैसे लिखता हूँ, इस चीज को मैं लिखता हूँ, ये बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने इतना इसको लिख दिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना इसको लिखा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं बनाना है तो सिंपल आप यहाँ पे कार्बन लिख दो। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, कार्बन, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और आपको फिर भी पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे क्या लिख दो, CH3। तो मैंने लिखा H H और यहाँ पे H। अब देखो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं था, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं था, लेकिन आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पे चेक करो, कार्बन का 1 2 3 3 बॉन्ड बना है, पक्का चौथा बॉन्ड ऐसे बनेगा। या फिर 1 2 3 अगर 3 बॉन्ड बने हैं तो फोर्थ बॉन्ड आपका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं दिया था कि कितने बॉन्ड है इनके बीच में, तो आपने इसको बनाना सीख लिया है। अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कितने बॉन्ड बने। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर भी कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिया है, तो कार्बन का पता है आपको 4 ही बॉन्ड बनते हैं। अगर 3 यहाँ पे ऑक्यूपाइड है तो पक्का इसका एक ही बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका एक बॉन्ड बन जाएगा ये। अब देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और ऐसा करने से बेटा 1 2 3 और यहाँ पे 4 इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर लिखना आ चुका है। अब हमको क्या काउंट करना है, इसका सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो चलिए चेक करते हैं जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं आपको रेड पेन से बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले हम करते हैं काउंट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास क्या है, 10 सिग्मा बॉन्ड है। और बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो ये दोनों मेरे पास कितने हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 पाई लगा दिया। और यहाँ पे कितना है मेरे पास, 1 पाई। तो मेरे पास टोटल पाई बॉन्ड कितने आ गए बेटा, 3 पाई बॉन्ड। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 सिग्मा बॉन्ड और बेटा 3 पाई बॉन्ड। अब जो यहाँ पे आंसर दे के रखा है बेटा, आंसर ये किस वे में दे के रखा है, आंसर आपको कार्बन से कार्बन के बॉन्ड अलग दिए है और बेटा कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग दिए है। तो लेकिन टोटल तो हमारे पास 6 + 4 10 आ रहा है ना। तो हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था कितने तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 मेरे पास पाई बॉन्ड है। तो देखो एक तो कार्बन से कार्बन का पाई बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने आ गए, 3। अब हम करेंगे बेटा इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को भी कैसे करते हैं, तो चलो इसको लिखना सीखेंगे आप। बाकी कैलकुलेट तो आप कर लोगे, आपको लिखने में दिक्कत आएगी। तो चलिए चेक करते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4, मेरे पास 4 कार्बन है। बना लो 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास ये है कार्बन। देखो और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें नंबरिंग डाल सकते हो, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग डाल दी, मान लो 1 2 3 और 4, बाद में मिटा देंगे। यहाँ पे 4 कार्बन था और यहाँ पे मैंने इसको क्या डाल दी, नंबर 4 मैंने इसको डाल दिया। अब बेटा सबसे पहले जो कार्बन नंबर 1 है उसके 2 हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, चलो बना लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले क्या बेटा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे मैंने बनाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो सेकंड कार्बन में क्या है बेटा, सेकंड कार्बन में पीछे से भी डबल बॉन्ड है और आगे भी इसका डबल बॉन्ड है, तो बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास अगला क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब थर्ड कार्बन में मेरे पास क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन है, तो मैंने इसको हाइड्रोजन लिख दिया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो आगे की बॉन्डिंग नहीं लिखी है ना, आगे की बॉन्डिंग देखो इसके साथ में नहीं लिखी है, तो कैसे डिसाइड होता है, इसके 1 2 3 3 बॉन्ड बन चुके, तो पक्का कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे कितने हैं, CH3 है, तो CH3 भी इसको मैं खोल के बना लूंगा। तो यहाँ पे है 1
3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड मेरे पास आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। अब मेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है मेरे पास 1, 2, सिर्फ दो ही पाई बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, पाई बॉन्ड मेरे पास कितने आ रहे हैं, पाई बॉन्ड मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 6 + 3 कितना हो गया बेटा, 9 ही हो गया आपके पास, और दो आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 8.2, प्रॉब्लम नंबर 8.2, जो कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्बन फॉलोइंग कंपाउंड है। तो आपके पास इतने सारे, आपके पास ई तक क्वेश्चन दे के रखे हैं और पूछा है कि कार्बन के पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CH3Cl, तो मैं इसको बना लेता हूँ। नंबर 1 मेरे पास है CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, Cl लिख दिया। अब आप अगर चेक करो तो बेटा कार्बन के सिर्फ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बने हैं। क्यों, क्योंकि बेटा 3 तो हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। थोड़ा बहुत बेटा आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आ रहे हैं तो बोर्ड्स में आपके यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से याद भी करके चलना है, क्योंकि जब इसको मैं बता रहा हूँ तो उसको याद भी करना है। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इस कार्बन को आपने क्या बोला, इसको बोला sp3 हाइब्रिडाइज। चलिए सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है बेटा ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, CO है, तो पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे C है और यहाँ पे O है, पता नहीं कितनी बॉन्डिंग होगी, लेकिन बेटा इस कार्बन के साथ में दो CH3 ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके साथ में कौन लगे हैं बेटा, इसके साथ में दो CH3 ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लग गया बेटा, CH3 और यहाँ पे क्या लग गया, CH3 लग गया। अब देखो इस कार्बन के सिर्फ दो ही बॉन्ड बने हैं, तो इसका क्या मतलब है, बाकी दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन से लगे होंगे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर लगाती है ना मम्मी वगैरह, उसका वो बनता है आपके पास एसीटोन से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एसीटोन में क्या होता है, हर एक कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन लगानी है। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास एक तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये आपके पास पाई बॉन्ड हो गया कि नहीं। तो जहां पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड हमारे पास होता है, तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो इसके सारे सिंगल बॉन्ड है ना, क्योंकि 3 तो इसके साथ में और एक इसके साथ में, तो चारों इसके सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो आपने इसको क्या लिख दिया, sp3, और इसको भी आपने क्या लिख दिया बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज को लिख दिया। तो ये आपने हर एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख ली है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं जरा। देखो आप सबसे पहले सेंटर एटम देखा करो। तो यहाँ पे क्या है, CHO। अब ये CHO क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है CH3Cn। अब देखो CH3Cn को कैसे करते हैं, मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। CH3Cn का क्या मतलब है, सबसे पहले आप कार्बन लिखा करो। तो आपने क्या लिखा, एक कार्बन लिखा और दूसरा कार्बन लिखा। अब इसके साथ में क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास। तो 1, 2, 3, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। अब देखो, अब आप इस कार्बन के आगे क्या है, नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पे इसके साथ में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे, तो चौथा बॉन्ड की एग्जिस्टेंस थी, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इस नाइट्रोजन के साथ में कितनी बॉन्डिंग होगी, देखो इस कार्बन के अकेले में कितने बॉन्ड है बेटा, एक ही तो बॉन्ड है। तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ में। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे। अब आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इसके कौन से बॉन्ड बने हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो आपने बना दिया sp3। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या होगा बेटा, sp हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने होंगे, दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये डी क्वेश्चन आ रहा है। तो डी क्वेश्चन में भी लिखने में कईयों को दिक्कत आती है, तो चलिए चेक करते हैं इसको कैसे लिखते हैं बेटा। नंबर डी हम लिख देते हैं। देखो 1, 2, 3 मैंने लिख दिया, आप प्लीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है HCO और यहाँ पे NH2। इसको भी लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है। अब सुनना बात को, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि कार्बन लिखो, तो आपने क्या लिख दिया, कार्बन। तो यहाँ पे लिखा आपने कार्बन, लिखा कार्बन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में H है, और O को कैसे लिखेंगे बेटा, O को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे NH2। NH2 लिख दिया आपने, NH2, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड यहाँ था और एक सिंगल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ में था, तो डबल बॉन्ड बनेगा ना ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि इसके तो दो ही बॉन्ड पूरे हुए थे। इसको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड आया कि नहीं,
इसीलिए आपने इसको क्या बोला, आपने इसको बोल दिया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इस कार्बन का क्या नाम हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ई। अब ई को बनाने के लिए मुझे ऊपर का मिटाना पड़ेगा, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। चलो अब करते हैं हम ई पार्ट। देखो ई पार्ट में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे लिखा है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH लिखा है और यहाँ पे C। अब तो आपको पता है ना कि C से N के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसके सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड बने, तो इसको आप क्या बोलोगे, sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसके बेटा एक डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो आपने क्या बोला, सर इसके पास में एक पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2। और बेटा इस कार्बन को क्या बोलेंगे, इस कार्बन को, इसके पास में दो पाई बॉन्ड है, एक और दो, दो पाई बॉन्ड है कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया आपने, sp हाइब्रिडाइज। इसको बोल दिया sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था, जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सिखाएगा। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8.3 एनसीईआरटी के। तो ये क्या बोल रहा है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सिंपल है, आपको क्या बतानी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और उसके बेसिस पे आपको शेप बतानी है। तो तीन ही तो हाइब्रिडाइजेशन है और उसके बाद तीन ही तो शेप है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 का चेक करते हैं। तो हमारे पास है बेटा, हमारे पास नंबर 1 है, यहाँ पे है H, सुनना, यहाँ पे है CH2, CH2 और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O है। तो बेटा यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और दो हाइड्रोजन को हम ऐसे और ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp2 आएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है। और बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है, तो यहाँ पे आप चेक करो, ये और ये, तो कितना है बेटा, इसको इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर इसको बोलते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, इसकी शेप आ गई ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, CH3F। तो यहाँ पे CH3F का क्या मतलब है, यहाँ पे तीन सिंगल बॉन्ड किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, ये वाला कार्बन कौन सा बेटा, ये वाला कार्बन है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, मैं पूरा लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसको हम बोलते हैं, हाइड्रल, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 सेकंड। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे H है और यहाँ पे CN है, और CN के बीच में क्या बॉन्ड बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पाई बॉन्ड आए ना हमारे पास, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। तो दो पाई बॉन्ड की वजह से मेरे पास क्या आया, sp हाइब्रिडाइज। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, इसका शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी इसकी लीनियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीनियर इसकी शेप होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।